नमस्कार दोस्तों, मैं ओजांग, डायरेक्टर ओजांग का एस अकेडमी और स्वागत करता हूं आज इस मंच पर मंजर हुसैन अंजुम साहब का, जिन्होंने 2020 सीएसई एग्ज़ाम में 125वीं रैंक लाकर पूरी फैमिली को बहुत गौरवान्वित किया है। ओजांग का ये फैमिली बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है, तो बहुत प्राउड मोमेंट मुझे भी बहुत महसूस हो रहा है और आप सभी को महसूस होगा उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी लगन, उनकी मेहनत, इन सब चीज़ों को जानकर। तो स्वागत करता हूँ पश्चिम बंगाल से मंजर हुसैन अंजुम साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कुछ आपके इंट्रोडक्शन से, हमारी ऑडियंस उसके बारे में जानना चाहती है। मेरा नाम मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न रीजन है, उत्तर दिनाजपुर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से, जिसको हम लोग चिकन स्नैक बोलते हैं ज्योग्राफी में। बिल्कुल। हाँ तो वहाँ से हूँ। मैंने अपना एजुकेशन वहीं से किया था, अर्ली एजुकेशन 10th तक। उसके बाद 11th एंड 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, फिर आईआईटी कानपुर में शिफ्ट हुआ, फिर जॉब करना शुरू किया कॉलेज के बाद। बट ये जो आईएएस का जो सपना था, ये बहुत पहले ही एम्बेड हो गया था माइंड में। अरे वाह। कि मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव आईपीएस थे, तो उनको देखते थे हम लोग कि अच्छा सर्विस है, सब कुछ अच्छा है। तो एक वो था, और दूसरे मेरे फादर का था कि अच्छा सर्विस है। एंड सबसे जो बड़ी बात थी, मेरा जो वो पूरा रीजन है, नॉर्थ बंगाल रीजन, वहाँ से अभी तक कोई आईएएस ऑफिसर नहीं था। आई वुड बी द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर देयर। तो ये मन में था कि करना है, यही चीज़ करना है। तो उसके लिए परस्यू किया, जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ के फिर तैयारी करना चालू किया एंड फाइनली आज होपफुली आईएएस मिल जाएगा इस साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लंबी जर्नी रही। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब समझते हैं कि जो यूपीएससी में इन्होंने बहुत पहले इस ड्रीम को कंसीव कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि जब आप तैयारी करने आए एज अ स्टूडेंट, उस समय सभी के दिमाग में ये होता है कि भाई मुझे आईएएस बनना है, एक ड्रीम होता है, और फिर वहाँ से एक बुक्स को लेना और वहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करना। तो तीनों स्टेजेस अपने आप में बहुत रिक्वायरमेंट मांगते हैं, बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट मांगते हैं, प्री मेंस, इंटरव्यू। सो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि प्री मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूं तो स्ट्रैटेजी कभी आइसोलेशन में नहीं बनाया जा सकता। तो शुरू के 2 साल मेरे ख़राब हुए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं भी स्ट्रैटेजी आइसोलेशन में बना रहा था। बहुत बढ़िया। अकेले बैठ के कि हाँ अब मैं ये करूँगा, इसको ऐसे पढ़ूंगा, ये बुक पढ़ूंगा, ये मोटी किताब लग रही है, अच्छी लग रही है, इसको पढ़ूंगा। बिल्कुल। वो बहुत टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, और उसका बेनिफिट जो जाता है वो इसमें जाता है कि मैंने अप्रोच किया लोगों को, चाहे वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, चाहे वो फेल्ड कैंडिडेट्स थे, और उससे ज़्यादा टीचर्स को, स्पेशली सर आप भी हैं, तो थैंक यू सो मच। तो अप्रोच किया टीचर्स को खुद से। एंड फिर रियलाइज़ हुआ कि डिफरेंट स्टेजेस का डिफरेंट डिमांड्स हैं। प्री का क्या डिमांड है कि आपका मैक्सिमम चीज़ें देखी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आपके बुक्स देखे होनी चाहिए, बेसिक बुक्स पे फोकस करना चाहिए। आजकल है कि करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, बट उसके चक्कर में हम लोग स्टैटिक को नहीं छोड़ सकते। स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टैटिक को भी पढ़ना है। तो प्री का है मैक्सिमम कितना देख लें हम लोग सिलेबस, टर्म्स देखे हुए होने चाहिए। फिर क्या होता है, फिर चीज़ें ईजी हो जाती है, रिकॉलिंग करना होता है प्री में, क्योंकि 4 ऑप्शंस ऑलरेडी होते हैं वहाँ पे। और प्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि वहाँ पे हम लोगों को टेस्ट्स जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे आप गेस वर्क, एलिमिनेशन वर्क, ये आप कर पाएंगे। एंड प्रैक्टिस टेस्ट से ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, बार बार करना। हाँ, क्योंकि उससे कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो ऑप्शन से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो आपका फ्री के 2 मार्क्स होते हैं अगर देखा जाए। और दूसरा ये हो जाता है कि आप यूपीएससी का एक एनालॉजी है कि वो चाहता है, जैसे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, यूपीएससी इज़ अ ग्रेट लेवलर। वो चाहता है कि अगर शहर का एक लड़का है जिसके पास सारे फैसिलिटीज़, सारे एमिनिटीज़ हैं, और एक गांव का एक लड़का है जिसके पास कोई एमिनिटीज़ नहीं है, सिर्फ एक किताब है, तो दोनों को लेवल प्रिपरेशन मिलना है। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत ही गहरी बात कही है इन्होंने, और ये एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ वाकई में रिसोर्सेज कम है। आपको बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग अक्सर पूछते हैं सर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, क्या गांव का लड़का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए कि इन्होंने कहा यूपीएससी एक ग्रेट लेवलर है, वो दोनों को बराबर बराबर नजर से बस हिम्मत होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए कि उसको कैसे करना है।
तो आगे फिर आपने कैसे तैयारी की? फिर सर जैसे प्री का था, प्री के लिए हम प्रैक्टिस करने लगा, डिफरेंट टेस्ट्स लगाए, प्रीवियस ईयर्स किए, बार बार किए प्रीवियस ईयर्स। और फिर इवेंचुअली एक टाइम प्री के जस्ट पहले एक टाइम लगने लगा कि इस साल प्री निकल रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और फिर उसके बाद अब प्री दिया मैंने, प्री निकल गया। तो प्री के पहले मैं थोड़ी बहुत मेंस की भी तैयारी किया था, बट ऐसा नहीं था कि फुल फ्लेजेडली किया था। प्री ओरिएंटेड ही पढ़ाई ज़्यादातर करते हैं हम लोग मेंस से पहले। तो प्री हो गया तो फिर था कि अब मेंस की तैयारी करनी है, अब क्या करनी है। तो फिर लोगों से बात किया मैंने, जो लोग ऑलरेडी मेंस लिख चुके थे, उस साल इंटरव्यू भी दे रहे थे लोग, तो उनसे बात किया मैंने कि क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। तो सब ने एक कॉमन बात बोली कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगले दिन से शुरू कर दो। ये जो सजेशन था, ये मेरे लाइफ का मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन था। एंड मैंने वही चीज़ किया डिलीजेंटली। शुरू में क्या किया मैंने, मुझे आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो कुछ फ्री रिसोर्सेज होते हैं, कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसके आंसर्स भी दिए हुए रहते हैं। बिल्कुल। तो आप आंसर्स पढ़ लीजिए, फिर उन आंसर्स को दोबारा लिखिए, क्योंकि आप यूपीएससी सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, आपको उस टाइम लिमिट में भी 20 आंसर्स लिखने हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो टाइम लिमिट कम करने के लिए आप एक आंसर लिखिए, पहली बार 15 मिनट में लिखिए, दूसरी बार 12 मिनट में लिखिए, तीसरी बार 9 मिनट के अंदर लिखिए। बिल्कुल। तो ये भी प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। तो इसलिए जो शुरुआत का जो आंसर राइटिंग होता है, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सेम आंसर को 2-3 बार लिखें। बिल्कुल। एंड इवेंचुअली मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विद इन 1 मंथ ऑफ आंसर राइटिंग आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा आपके आंसर्स में। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपने प्री निकाला है तो आपको वेगली सब चीज़ का आइडिया होगा, एंड आप बस उसके ऊपर आप पॉलिश करते रहते हैं अपने नॉलेज को, एंड वो इवेंचुअली आएगा जब आप लिखते रहेंगे आंसर्स। बिल्कुल। और यही चीज़ जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपको रिकलेक्ट करना होता है। यूपीएससी के जो मेन एग्जाम में होता है, वहाँ पे आप रिकलेक्ट करते हैं। तो जब आपको याद रहेगा, जब आपने लिखा हुआ होता है वो पहले, तो आपको रिकलेक्शन भी इजी होता है, जल्दी रिकलेक्ट करते हैं, तेजी से आंसर लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मेंस की बेसिकली स्ट्रैटेजी मेरी थी। तो टोटल समरी ये रही जो बार बार बात करने की, लिखना, राइटिंग एंड राइटिंग। और मैं जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिल चुका हूँ, जो स्टूडेंट हैं, उनका सर यही करते हैं। यस सर। हमने भी जब आंसर राइटिंग शुरू किया तो हुआ क्या उसमें कि जब आंसर राइटिंग शुरू किया तो बहुत से बच्चे आए, सर अभी हमें क्या नीड है, अभी तो जब हमारा प्री निकल जाए तब हम करेंगे। और वो ये भूल जाते हैं कि आंसर राइटिंग एक स्किल होती है। जी सर। इसको डेवलप करने में, जब आपने पहली बार लिखा होगा तो खुद से क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, बट व्हेन यू प्रैक्टिस अगेन एंड टेक्स टाइम, और ये समय लेता है। और इनकी स्टोरी में एक सबसे खास बात है कि ये बात पता चलना चाहिए कि 2 अटेम्प्ट जो है वो खराब हुए थे। तो जरूरी नहीं है कि अगले आदमी जो गलती कर रहा है वो हम भी करें। हम यहाँ जो बात करने हैं वो इसलिए करने हैं कि आप वो गलती ना करें। जी सर। आप जल्दी पहुंचे, सर्विस में जल्दी पहुंचे, क्योंकि इसके पीछे तकलीफ भी बहुत होती है। जब रिजल्ट में आप नहीं आते हैं तब वो तकलीफ होती है। तो अगर मैं मेंस के चारों पेपर की बात करूं तो ऑडियंस जानना चाहती है कि वो बेसिकली तैयारी कैसी रही, चारों पेपर को आपने कैसे तैयार किया? जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो जो ज्योग्राफी वाला जो जीएस पार्ट था वो मेरा स्ट्रांग था। तो जीएस में ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में आ जाता है, उसके बाद आपका थर्ड पेपर में आता है। तो थर्ड पेपर मेरा, मुझे लगता है मेरा रिलेटिवली स्ट्रांग था। अब इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि अब इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, अब एनवायरनमेंट पढ़ता हूँ, या फिर अब हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पॉलिटी पढ़ता हूँ। लेकिन यूपीएससी का एक डिफाइंड सिलेबस है मेंस के लिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कि हम अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमको ये पढ़ना चाहिए अब मैं एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ रहा हूँ, अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स पढ़ रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए स्टूडेंट्स का। तो ये मुझे जैसे ही मेरा प्री हुआ, मेंस के फौरन मेंस शुरू होते ही मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि टाइम बहुत लिमिटेड है, सिलेबस बहुत सारा है, और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ने गया तो मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाएगी। तो उस वक्त क्या किया मैंने, सिलेबस उठाया। तो सिलेबस पेपर 1 से शुरू किया। पेपर 1 का हर एक पॉइंट के लिए, सिलेबस के हर एक पॉइंट के लिए 50-100 वर्ड्स प्रिपेयर्ड करके रखा। बहुत बढ़िया, मतलब आपने हर पॉइंट पे उठाया और उसको तैयार किया। 100 वर्ड्स तैयार करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे रिकलेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि पढ़ा हमने सब कुछ होता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, सोर्सेस पढ़ते हैं, तो सब कुछ पढ़ा था, लेकिन उनको रिकलेक्ट करना था।
तो जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती थी वो 50 to 100 वर्ड्स में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, बॉडी हम वहाँ पे लिख लेंगे, ये कर लिया था। तो ये सिलसिला चलता रहा और इसी तरह से पूरा सिलेबस एक बार कवर हो गया। फिर उसके बाद रिवीजन भी हो गया। तो ये फिर इजी लगने लगा कि अच्छा कि इतना बड़ा नहीं है सिलेबस जितना लगता है। हाँ, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। आप पेपर 1 देखें, पेपर 1 में सोसाइटी है, पेपर 2 में वल्नरेबल सेक्शन है, तो एक ओवरलैप है। अगर आप पेपर 1 के लिए नोट्स बना रहे हैं वुमेन के लिए, तो आप वुमेन के लिए जब नोट्स बनाएंगे तो आपको पेपर 2 ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप स्कीम्स भी उसमें डालेंगे, प्रॉब्लम्स भी डालेंगे। और फिर आप पेपर 3 में भी जाते हैं तो उनके लिए स्कीम्स जो है वो सारी वहां कवर होती है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा ओवरलैप है। एंड अगर आप ये ओवरलैप को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका पूरा तीनों पेपर के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है। और फिर आप जो डिमांड है आंसर का वो लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, पेपर 1 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, पेपर 1 का भी पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 3 का भी पार्ट है डिजास्टर। बिल्कुल। लेकिन पेपर 1 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है दैट टॉक्स अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। बिल्कुल, कि डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड्स क्या है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, लैंडस्लाइड क्या है, बिल्कुल। लेकिन जहां पेपर 3 में जाते हैं तो वहां है मैनेजमेंट, जो गवर्नेंस पार्ट है। बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, बहुत बारीक बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहा, आपने मतलब वो कोर पकड़ा कि एक्चुअली सिलेबस ओवरलैपिंग करते हैं। और आप जानते हैं बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा, जब तक और सिलेबस को जो पढ़ते भी हैं वो उसकी एनालिसिस नहीं करते। आपने एनालिसिस किया कि आपको पता चल गया कि ये टॉपिक कितना ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी चीज है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ को बनाया, रैंक आपकी बहुत अच्छी है और आपको प्रॉपर आईएएस मिल रहा है। तो एक चीज आपने जो बहुत अच्छी बात की कि एक तो आपने सिलेबस एनालिसिस किया, दूसरा आपने आंसर राइटिंग में उसके डिमांड को समझा। अगर आप पेपर 3 में आप अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की मॉर्फोलॉजी लिख देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं देगा वो। और अगर पेपर 1 में आप मैनेजमेंट करते हैं तो भी मार्क्स नहीं देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिलेबस की रिक्वायरमेंट को समझो। बिल्कुल। वो कहता है कि भाई कंपटीशन, आप हमसे नंबर लेकर जाओ, लेकिन तुम जो हमारी डिमांड है वो पूरी कर दो। हम मार्क्स देने को रेडी हैं। हमें डिजास्टर मैनेजमेंट कितना आता है डजंट मैटर, हमें उसकी रिक्वायरमेंट को बताना होगा। तो आपने तो बहुत अच्छा पकड़ा इसको। अच्छा, एथिक्स को लेकर कई बार बड़े डाउट्स बने रहते हैं कि बहुत इजी है, हो जाएगा, और कई बार लगता है कि बहुत पढ़ना है तो ढेर सारी किताबें भी आ जाती है। आपने इसको कैसे मैनेज किया? सर, एथिक्स का क्या था, जैसे एथिक्स जैसे यूपीएससी का अगर सिलेबस देखेंगे हम, तो वो ये नहीं चाहता कि आप बहुत बड़े बड़े एथिकल टर्म्स लेके आए, फिगर्स लेके आए, या फिर कुछ बहुत बड़े बड़े जार्गन्स यूज करें। वो चाहता है, उसमें लिखा है स्पेसिफिकली कि बेसिक जो एथिकल कॉम्पिटेंस है स्टूडेंट का, वो हमको चेक करना है। तो एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बेसिक चीजें पता हो, आपको इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में डिफरेंस पता हो, बिल्कुल, आपको एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस पता बिल्कुल हो। ये बेसिक चीजें आपको अगर पता होंगी, एटीट्यूड एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, तभी आप किसी केस स्टडी को टैकल कर पाएंगे, तभी आप किसी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। और होता यह है कि हम सबका एथिक्स अच्छा होता है, हम बुरा हार्डली कोई होता है। सही बात। तो एथिक्स खुद में अच्छा होता है, एंड यूपीएससी चाहता है कि आपके अंदर का जो एथिक्स है वो निकल के आए। तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे शुरू में हम एथिक्स के आंसर्स लिखते हैं तो हमें वर्ड्स नहीं आते हैं, हमको लगता है हम क्या लिखें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास ऐसे कोई सोर्सेज हैं जहाँ पे आप लोगों के आंसर्स देख पाए, जैसे आजकल टॉपर्स आंसर्स इजीली रेडीली अवेलेबल है, बिल्कुल, आप उनको देखिए, उनसे वर्ड्स उठाइए। आपको अगर कोई पूछ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो आप किसी भी टॉपर का आंसर देख सकते हैं, उससे एक प्रॉपर डेफिनेशन उठा लिया फॉर एग्जांपल, तो वो प्रिपेयर कर लिया। एंड अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस करेंगे, सही बात है, कि एथिक्स का, तो क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो पहले 13 क्वेश्चंस हो। बेसिकली वो यही शायद चाहते हैं कि जो एक आपको डिसीजन लेना है एज एन ऑफिसर, नॉट एज एन कि आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिसर की तरह आपको सोचना है और उस तरह से उस सर्कमस्टेंसेस में आप डिसीजन लेंगे। अच्छा, बच्चे को ये लगता है कई बार कि डिसीजन में हम बेस्ट डिसीजन की बात करें, और एक्चुअली में होता है कि ऑप्टिमम डिसीजन होता है, बेस्ट डिसीजन से कोई चीज कुछ नहीं होता। तो आप ऑप्टिमम ले सकते हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, मुझे इन्हीं के बीच में अपनी बात को कहना है। तो आपने तो, और मुझे लगता है कि आपको जो सारी पावर मिली वो सिलेबस एनालिसिस और आंसर राइटिंग को अपना बेस बनाया। प्री में आपने बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस की, और हम जानते भी हैं कि आपका बहुत टेस्ट प्रैक्टिस अच्छा रहा है। और बच्चों में फियर है, ये दो चीज का बड़ा मिथ है, और आप लोग खास तौर पे इसको सुने कि मिथ ये है कि अभी सर हमने पढ़ा नहीं, जैसे हमने भी ओटीपी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस लॉन्च किया, बड़े बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए कि सर अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, हम टेस्ट क्या दें इसमें।
और टेस्ट में जो उनको फिलर्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, जो आपने बताया कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन मिलकर निकल आते हैं, वो पूरी तरह से वो मिस कर देते हैं। और दूसरा मिथ है कि सर आंसर तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब प्री निकल जाएगा तब हम आंसर लिखेंगे। तो दैट नीड्स लॉट ऑफ स्किल, बहुत समय चाहता है।